साथियों नमस्कार, मैं संजीव गौतम आरपी मुरादाबाद मिशन प्रेरणा टीम मुरादाबाद की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ध्यान आकर्षण मॉड्यूल पर जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कुल 4 भाग दिए हैं और 4 भाग में क्या क्या है वो जानेंगे। भाग 1 में आवश्यकता, इसका उद्देश्य है और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने के कारण है। भाग 2 में लर्निंग आउटकम एवं आकलन पर जानकारी है और भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीति एवं तकनीक और भाग 4 में आरंभिक परीक्षण प्रपत्र और ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। अब भाग 1 में जानेंगे हम कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं और कौशलों के सीखने में परेशानी होती है। आगे देखेंगे कि हम बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने के कारण क्या है। तो इसमें है माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। तो देख रहे हैं आप कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के क्या क्या कारण रहे हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि माता पिता की शैक्षिक स्थिति का ना होना। अध्यापकों का कठोर व्यवहार भी इस पर निर्भर करता है। ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं मानसिक रूप से और कुछ कमियाँ भी होती हैं। और फिर परिवार का। साथियों, भाग 2 में जानेंगे लर्निंग आउटकम और लर्निंग गैप, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन और आधारभूत ध्यानाकर्षण शिविर। अब देखते हैं लर्निंग आउटकम क्या है। तो लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों, उन दक्षताओं से है जो कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। इनको हम सीखने का प्रतिफल, सीखने के परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम से भी जानते हैं लर्निंग आउटकम को। साथियों, अधिगम स्तर में अंतर लर्निंग गैप को समझना जरूरी है। लर्निंग गैप क्या है? अपेक्षित लर्निंग आउटकम हमारे होते हैं और वास्तविक लर्निंग आउटकम होते हैं। इन दोनों में यदि अंतर है तो यही हमारा लर्निंग गैप कहलाता है कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है और वास्तविक लर्निंग आउटकम है, यदि उनमें अंतर है तो ये लर्निंग गैप है। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? जो परीक्षण हैं वो अपनाए जाते हैं, कक्षा अनुसार, विषय अनुसार ये सब अपनाए जाएंगे। तो इसमें हम प्रपत्र बनाएंगे विषयवार और प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है इसकी एक सूची बनेगी। एक लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न होगा। इस प्रश्न में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। इसी प्रकार 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिनमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 होगा और जूनियर स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 75 अंक का होगा। साथियों, आरंभिक परीक्षण के बाद अब प्राथमिक और जूनियर स्तर पर बच्चों के समूह बनाए जाएंगे एवीसी। प्राथमिक स्तर पर एवीसी के 3 समूह होगा। ए समूह में वो बच्चे होंगे जिनके 21 से 45 अंक आएंगे या 2 या 3 अंक जो प्राप्त करते हुए 21 से 45 अंक जिनका टोटल होगा। बी ग्रुप में वो बच्चे होंगे जिनके 16 से 20 अंक के मध्य नंबर आएंगे, जिनमें अधिकतर बच्चों के 1 नंबर ही होगा। सी ग्रुप में वो बच्चे आएंगे जिनके प्राप्तांक 15 या उससे कम होंगे, जिनका अंक 0 ही होगा। इस तरह से 3 ग्रुप प्राथमिक स्तर पर हो जाएंगे और हर एक ग्रुप को अलग अलग बैठाया जाएगा, जिसमें कक्षा 3, 4, 5 के ही बच्चे बैठेंगे। ए, बी, सी तीनों क्लास के बच्चे अलग अलग समूह में अलग अलग तरीके से होंगे, लेकिन कक्षा 3, 4, 5 ही एक साथ बैठेगी उनमें। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6, 7, 8 का होगा। जैसे ए ग्रुप में कौन बच्चे होंगे? ए ग्रुप में होंगे वो बच्चे जिनके 35 से 75 के मध्य नंबर आएंगे, लर्निंग आउटकम में 2 या 3 अंक प्राप्त करते हुए। बी ग्रुप में वो बच्चे होंगे जिनके प्राप्तांक 26 से 34 अंक आएंगे, लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए। सी ग्रुप में वो बच्चे होंगे जिनके प्राप्तांक 25 या 25 से कम है या 0 अंक प्राप्त करते हुए। इस प्रकार से ये पूरा लर्निंग आउटकम शिविर 50 दिवस होगा और इसमें सी ग्रुप और बी ग्रुप के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम प्राप्त करते चले जाएंगे, उनको शिक्षक एक ग्रुप में प्रोन्नत करते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से एक स्तर वो होगा जिसमें स्कूल के सभी बच्चे एक समूह में अपने लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेंगे और फिर वहाँ से उसके बाद लर्निंग आउटकम की हमारी संप्राप्ति और समाप्ति हो जाएगी। साथियों, भाग 3 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षण की क्या तकनीकियाँ हैं उन पर जो है प्रकाश डाला गया है। शिक्षण तकनीकियाँ हमारे इसमें जो प्रदर्शित की गई हैं वो कुल 18 हैं। उनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसे बड़े समूह में बच्चों से कार्य कराना,
छोटे समूह में बच्चों को बैठाकर कक्षा शिक्षण कराना, इस तरह से ये शिक्षण तकनीकियाँ हैं। और जोड़े में बच्चों को बैठाकर कार्य कराना, ये सभी हमारी शिक्षण तकनीकियों में आता। साथियों, भाग 4 में आरंभिक परीक्षण के उपरांत अब हम अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण जानेंगे। इसमें दिया है हिंदी भाषा कक्षा 1 का नंबर 1 देखते हैं हम इसमें कि बच्चे कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, चार्ट को देखकर बातचीत करते हैं। अब उस बच्चे का अधिगम स्तर प्राप्ति स्थिति क्या होगी? पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या नगण्य रूप से? तो जिस स्थिति पर बच्चा होगा उस पर हम टिक लगा देंगे। अब एक नज़र कक्षा शिक्षण पर देखेंगे। कक्षा शिक्षण क्या है? सामान्य कक्षा शिक्षण, टॉक वॉक, लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण, नवाचार या ICT, अंक आधारित परीक्षा माध्यम, प्रश्न पत्र, गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन, परिणाम संख्या ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रगटीकरण और परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक गुणों का विकास। तो इस तरह से कक्षा शिक्षण हम करेंगे। शिक्षण तकनीकी तालिकाएं, शिक्षण तकनीकी तालिकाएं देख रहे हैं हम कि कौन कौन सी हैं। जैसे नंबर 1 संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण, नंबर 2 कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, नंबर 3 रोचक प्रस्तावना, नंबर 4 शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, नंबर 5 शैक्षिक तकनीकियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, नंबर 6 प्रश्न पूछना, नंबर 7 सीखने के लिए बातचीत, नंबर 8 बच्चों के लिए कार्य पत्रक, नंबर 9 सभी को शामिल करना, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य करना, नंबर 11 नंबर 12 परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, नंबर 13 अभ्यास के अवसर देना, नंबर 14 अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, नंबर 15 सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, नंबर 16 शैक्षिक भ्रमण, नंबर 17 सरल से कठिन की ओर, नंबर 18 प्रोजेक्ट कार्य। तो इसमें सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना हमने देखा है। कहीं बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसे डांटेंगे नहीं, बल्कि उसे समझाएंगे।